नमस्कार दोस्तों, संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना संकेत चतुर्वेदी। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि एक राइटर को, एक जर्नलिस्ट को, एक लेखक को प्रोग्रेसिव होना चाहिए और साथ ही साथ जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो वर्क करता है उस ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए। चाहे वो कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो भविष्य का देख पाए और आज का एनालिसिस कर पाए, क्योंकि आपने आज का एनालिसिस कितने अच्छे से करा है इसी बात पर आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। बड़ा सिंपल सी बात है, इट डजंट रिक्वायर एनी रॉकेट साइंस। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कोई भी बात यूं ही नहीं बोली जाती। हम लोगों ने संवाद न्यूज इंटरनेशनल करके एक न्यूज कंपनी खोली। उसके बाद हमने एक और उसके साथ ही साथ हमने अपना सर्वे एक एजेंसी के तौर पे अब हम लोग ये भी काम सर्वे का शुरू करेंगे। इसलिए करेंगे कि बिकॉज वी वांट टू गिव यू द बेस्ट न्यूज, जो बिल्कुल ग्राउंड से हो, जो बिल्कुल ट्रू हो, जो बिल्कुल सही हो, जिसमें कोई गड़बड़ ना हो, जो बिल्कुल पास से ही छन करके आए। मैं आपको आज बता सकता हूं कि 5 साल बाद कहां क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, मतलब उसके स्टेक्स, लेकिन क्रेडिबल कितना है। मैं सबसे तेज खबरें नहीं देता दोस्तों, लेकिन हाँ, सबसे क्रेडिबल खबर अगर आपको सुननी है तो आप बेशक और कहीं नहीं, आप सिर्फ संवाद न्यूज इंटरनेशनल पे आइए। चलिए, हमने जो सर्वे की अपनी एजेंसी खोली है, इसमें हम दोस्तों विभिन्न पॉलिटिकल फील्ड्स में जाकर के अपने मान लीजिए जैसे लोकसभा क्षेत्र हो गए या विधानसभा हो गए, वहां पर जाकर के हम जानने का प्रयास करेंगे कि वहां जो चुनावी बयार है या चुनाव से पहले का ही, मतलब लोगों के मन में क्या है। चुनाव से पहले देखिए, अब लोकसभा चुनाव तो बहुत दूर है, लेकिन फिर भी अभी से क्या चल रहा है वहां पे और लोग चाहते क्या हैं, जनता नेताजी से क्या चाहती है, और अगर नेता कैसा है, जनता खुश है कि नहीं है। तो इस कार्यक्रम में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, दिल्ली से लगभग 80 किलोमीटर दूर एक शहर है बागपत करके, बहुत हाईली इट इज, मैं तो ये कहूंगा हाईली पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड बाय जाट, या मैं यूं भी कह सकता हूं दोस्तों कि जाट लैंड के नाम से हरियाणा मशहूर है, तो जाटों का गढ़ बागपत है, या यूं कहूं जाटों का शहर बागपत है भाई। वहां पर लगभग लगभग, मैं आपको अगर पॉपुलेशन के हिसाब से बताऊं तो दोस्तों 70.41% वहां पर हिंदू रहते हैं और लगभग 28% के आसपास मुस्लिम्स रहते हैं, और बाकी सब जैसे सिख हो गए या जैन हो गए, ये सब थोड़ा ट्रेसेस में मिलते हैं। हालांकि मैं तो जैन को भी हिंदू ही काउंट करता हूं। एनीवेज, हम अपने चर्चा पे दोबारा वापस आते हैं। बागपत लोकसभा सीट 1967 में बनी, न कि आजादी के तुरंत बाद 47। तो बागपत सबसे पहले जब लोकसभा सीट बनी 1967 में, यहां पर चौधरी रघुवर सिंह शास्त्री जी थे जो पहली बार जीते। ही वाज द फर्स्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम बागपत। उसके बाद बागपत में 1977 में एंट्री होती है चौधरी चरण सिंह जी की, और चौधरी चरण सिंह जी 1984 तक यहां पर अपना पूरा दबदबा बनाने में रहे। बिल्कुल, वो आप कह सकते हैं लिटरली, वो चौधरी चरण सिंह जी तो भारत माँ के सच्चे लाल और सच्चे पुत्र ही। के बाद 1977 से 1984 तक दोस्तों चौधरी चरण सिंह का युग रहा। वो डेफिनेटली किसानों के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस बागपत से 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो रहे। चौधरी चरण सिंह जी के जाने के बाद में उनके बेटे अजीत सिंह जी, स्वर्गीय अजीत सिंह जी, वो यहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं। 7 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं। हालांकि एक बार सोमपाल शास्त्री जी से वो हार जाते हैं। उन्होंने, अजीत सिंह जी ने बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस में वो रहे थे और भारतीय किसान कामगार पार्टी भी उन्होंने बनाई थी दोस्तों। उसके बाद में 1999 से 2009 तक जब अजीत सिंह जी थे तो उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल का निर्माण करा। 2014 से 2019 तक मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह जी यहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं। वो बीजेपी की टिकट पे आए थे और यहां से उन्होंने चुनाव जीता था। अभी जो हाल की 18th लोकसभा अभी है हमारी एग्जिस्टेंस में, उसमें आरएलडी से यानी राष्ट्रीय लोकदल से, जो कि एनडीए का ही एक घटक है, वहां से डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं बागपत से। तो ये था बागपत की अब तक की हिस्ट्री, और ये अभी यूं ही चल रहा है। लेकिन जो अब हमने वहां पर जाकर के एनालिस करा, जो हमने जाकर के वहां पर देखने का प्रयत्न करा, कि जो हमें पता लगा, मैं आप लोगों को अब वो बताता हूं।
दोस्तों, बागपत लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और उनके नाम इस तरह से हैं। पहला है सिवाल खास मेरठ में, दूसरा है छपरौली बागपत में, तीसरा है बड़ौत बागपत में और चौथा बागपत शहर ही है और पांचवा है मोदी नगर जो कि गाजियाबाद में लगता है। ये सब मिलाकर के बागपत लोकसभा क्षेत्र बनता है। यहाँ पर जब अभी चुनाव हुए थे तो राजकुमार सांगवान जी जो कि आरएलडी के थे, ये जीते थे। इनको मिले थे 4,88,967 वोट। एक हैंडसम मार्जिन था 52.36% का। सेकंड नंबर पे आए थे समाजवादी पार्टी के पंडित अमरपाल शर्मा। इन्हें मिले थे 3,29,508 वोट्स। 35% इन्हें वोट्स मिले थे। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हमारा सर्वे जिसको जो हमने अब जाकर के करा है यहाँ पर बागपत में, हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला, क्या पता लगा। तो दोस्तों, यहाँ का सिचुएशन कुछ ऐसा है। बागपत में जाने के बाद में जब हमारी टीम ने लोगों से इंटरेक्ट करा, जब जाकर के पता करा, तो पता लगा कि राजकुमार सांगवान जी से लोग कुछ बहुत ज्यादा, जो उनके वोटर्स हैं बेसिकली, वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है। उसके पीछे कुछ कारण है। सबसे पहला कारण है उनकी एसेसिबिलिटी, उन तक पहुंचना। हालांकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और उन तक पहुंचना, लेकिन आप हैं तो अंततः जनता के ही सेवक, उन तक पहुंचना लोगों को थोड़ा मुश्किल होता है। आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, पर नरेंद्र मोदी जी का डायरेक्ट 1-to-1 पब्लिक के साथ में कनेक्शन है। वो कनेक्शन डॉक्टर राजकुमार सांगवान के साथ में नहीं है। दूसरा जो हमने वहां पर देखा, सतपाल सिंह के जाने के बाद में वहां जितने भी विकास कार्य हैं वो सब रुक से गए हैं। वहां पर जो आम जनता है उनको दिक्कत हो रही है। दिक्कत किस प्रकार की? मान लीजिए जैसे पीने के पानी की, वो वहां पे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक इशू है। दूसरा, किसान बहुल क्षेत्र है, तो ये है डॉक्टर्स का। आप समझिएगा, डॉक्टर सिर्फ मैं आदमियों के या इंसानों के डॉक्टर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जाड़ बहुल क्षेत्र है, किसान है, तो उसके लिए उसका पशु भी उतना ही प्रिय है। तो उनका जो वेटरनरी डॉक्टर है वो मिलने की समस्या, आम जनता के लिए जो डॉक्टर्स हैं उनकी समस्या, जो नॉर्मल एक छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो राजकुमार सांगवान जी के साथ में वो थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कुछ गड़बड़, मतलब मैं खैर कहने वाला भी कौन होता हूँ दोस्तों। जो भी है, पब्लिक का ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो थोड़ा थोड़ा मेरे को देखने में को मिला, हमारी टीम को देखने को मिला। ट्रस्ट डेफिसिट लोगों में इनके प्रति बढ़ रहा। लोगों की वहां पर एक शिकायत और थी कि राजकुमार सांगवान जी, उनके मुद्दे, जो जनता के वहां के मुद्दे हैं, वो बेसिकली पार्लियामेंट में जाकर के नहीं उठाते। अच्छा, कुछ और दिक्कतें भी हमें देखने को मिली। अगर राजकुमार सांगवान जी हमें सुन रहे हो तो डॉक्टर साहब, आपसे उम्मीद है कि आप भी, आपका लोकसभा क्षेत्र है, आप लोगों की बात सुन पाएंगे। मेरा प्रयत्न सिर्फ इतना है कि आप लोगों की बात सुन पाए। वहां पर दिक्कत क्या है और मैं आपको बताता हूं। फर्टिलाइजर्स, किसान, मैंने आपको बताया किसान यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर रहा है। दूसरा है प्रशासन, तीसरा है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑफ रोड्स स्पेशली नहीं है। विकास कार्य मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लगभग लगभग सारे विकास कार्य ठप से हो गए हैं। और उसके बाद एक और है, वो है गंदगी। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये है कि किसानों के लिए काम ना होना। ये बेसिकली गन्ना बेल्ट है और गन्ने का जो किसान है, मैंने वहां पर जाकर के प्रयत्न करा, तो जो मुझे समझ में आया मैं वही बात फॉरवर्ड कर रहा हूँ। गन्ने का जो बेल्ट का जो किसान है वो ओवरऑल सांगवान साहब से खुश नहीं है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट सांगवान साहब खुद एक किसान है। हम अपने सर्वे के एंड में चलते हैं। हमने जाकर के लोगों से पूछा, ये जानने का प्रयत्न करा कि वहां पर उन्हें किस टाइप का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए, कौन उनकी नजर में ऐसा हो सकता है जो भविष्य का नेता हो, भविष्य का। तो उस पर एक नाम सामने आया दोस्तों, वो है डॉक्टर अवरल मलिक। अब मैंने पूछा, या रादर मेरी टीम ने पूछा कि भाई अवरल मलिक कौन है, क्या खास है उनमें। तो मुझे पता लगा डॉक्टर अवरल मलिक बेसिकली ही इज अ लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड अ स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी। तो अब उनमें क्या क्वालिटीज हैं, तो जो मेरे को पता लगा मैं लिखी हुई है, आप लोगों को बता देता हूँ। डॉक्टर अवरल मलिक की एक तो अवेलेबिलिटी है, वो एसेसेबल है, लोग बाग उनसे मिल सकते हैं 24/7। जो मेरे को पता लगा, मैं अपनी डायरी में नोट कर रखा है, ये देख लीजिए भाइयों, हुआ है इसमें, डायरी में मैं सब नोट करके लाया हूँ। तो एक तो उनकी अवेलेबिलिटी है दोस्तों। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है तो उन्हें बोलना आता है कि किस व्यक्ति को किस तरह से ट्रीट करा जाए। भाई पब्लिक डीलिंग का काम है। अब पब्लिक डीलिंग में आप किस तरह से लोगों को मतलब करते हो कि वो आपकी बात भी मान ले
और उसके भी मन की बात पूरी हो जाए। और इसी को तो राजनीति कहते हैं, लोगों के काम आना। ये भी लोगों ने मेरे को कहा वहां पर, आठ समुदाय से आते हैं, तो जो मतलब कोई पैराशूट कैंडिडेट तो है नहीं, जैसे पंडित अमरपाल शर्मा बेसिकली रहते वो दिल्ली में हैं। पहले वो गाजियाबाद से खड़े होते, रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से हार गए थे। उसके बाद मतलब हारे तो वो विधानसभा में थे, बाकी समाजवादी पार्टी जो उन्हें टिकट दे दिया वो पहुंच गए लोकसभा का चुनाव लड़ने, जबकि रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से आप सोचिए गाजियाबाद में पंडित अमरपाल शर्मा जी हारे थे। उसके बावजूद वो वहां पहुंचे। खैर एनीवेज, जो भी उनको वोट मिलना था, मेरे ख्याल में शायद पूरा मुस्लिम वोट शायद उनको वहीं पे उनको मिला होगा। और ये बात बीजेपी को भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि उनको एक ऐसा चेहरा चाहिए जो बेसिकली हिंदूवादी हो। ये मैं कोई अपने मन से बनाकर नहीं बोल रहा, जो लोग बागों ने कहा है मैं वही बता रहा। और ये चमत्कार और कोई नहीं सिवाय मोदी जी के और कोई कर नहीं सकता। अगर भारत में किसी ने आपको स्वयं पे, हिंदू को स्वयं पे गर्व करना सिखाया ना, तो मोदी जी ने सिखाया। ये काम और कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। आई एम सॉरी टू से, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी नहीं कर पाए थे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिंदुओं को एकत्रित जरूर करा था। लाल कृष्ण अडवाणी जी ने लोगों को एकत्रित जरूर करा, हिंदुओं को एकत्रित करा, मगर जो डिफ्रेंशिएट करता है फैक्टर मोदी जी और बाकी लोगों में या बाकी और बड़े नेताओं, वो ये है कि हिंदुओं को स्वयं पे गर्व करना मोदी जी ने सिखाया। मलिक जी के मैटर में मैंने देखा एक और फैक्टर है, वो ये है कि यंग है, युवा हैं, जवान हैं। तो उस कारण से क्या होता है, लोगों को लगता है कि एक नई विचारधारा लेकर के आया है, नई सोच लेकर के आया है। तो साहब ये था हमारा आज का कार्यक्रम, और हमने बागपत की जो समस्याएं थी वो भी बताई। लोग बाग यूं कहते हैं मेरे को यूजली कि आप राइट लीनिंग जर्नलिस्ट हैं, आप तो राइट की तरफ लीन करते हैं। लेकिन साहब एक बात बताओ, अगर कोई जय श्री राम के नारे पर चमड़ी उधड़वाने की धमकी दे, क्या मैं उसकी तरफ लीन करूंगा या उसकी तरफ लीन करूंगा जिसने 500 साल बाद मेरे श्री राम का मंदिर बनवाया? धन्यवाद। जय जय श्री राम।